एक बार की बात है, रोहित नाम का एक लड़का होता है जो घर से स्कूल की तरफ जा रहा होता है, जिसकी दूरी 3 किलोमीटर होती है। वो सेम रास्ते से स्कूल से घर की तरफ भी आता है। तो टोटल मिला के रोहित कितना चला? 6 किलोमीटर, राइट। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या रोहित अपने घर से 6 किलोमीटर दूर है? नहीं ना। कितना? हमें पता है रोहित जहां से रोहित ने शुरू करा था चलना वहीं पर ही वापस आया। तो रोहित 6 किलोमीटर चला या 0? इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके काफी डीपली कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर टॉपिक पढ़ेंगे। देन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। एंड लास्ट इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितना पाथ ट्रेवल करता है, उसी पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं एक पर्सन है ए से बी की तरफ गया। ये कितना डिस्टेंस है? मान लेते हैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब वो ए से बी की तरफ जाने के बाद अब इसने बी से सी की तरफ 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो टोटल मिला के देखा जाए तो ए से पहले बी की तरफ गया ऑब्जेक्ट, फिर बी से सी की तरफ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ इसमें? 5 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर इक्वल टू में 12 किलोमीटर। सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ मूव करता है कुछ इस तरीके से, और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है ना वो 7 मीटर है। अब एक पर्सन जो है वो उसने यहां से स्टार्ट करा, घूमते हुए वापस वापस जाते हुए वापस ए पॉइंट पर पहुंचा। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल इसने कितना पाथ ट्रेवल करा। तो हमें पता है इसने कुछ ये वाला पाथ ट्रेवल करा है, और ये एक्चुअली में होता क्या है? सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या किसके बराबर होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में आर क्या है? 7। सोल्व करके आंसर आ जाएगा 44 मीटर में है तो मीटर। ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में कितना पार्ट ट्रेवल करा उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, मतलब इसको जो मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। इसकी अदर यूनिट भी बहुत सारी होती है, जैसे किलोमीटर, और भी बहुत सारी होती है जैसे सेंटीमीटर। अगर ये समझ में आया तो अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वही सेम यहां से शुरू करता है, और मान लेते हैं इस बार इसने कितने किलोमीटर ट्रेवल करा? 3 किलोमीटर ट्रेवल करा। देन बी से ये अपराइट चला गया, जो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल है? 4 किलोमीटर है। तो टोटल मिलाकर अगर मैं तुमसे दोबारा से पूछूं कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, तो एक्चुअल पहले 3 गया, देन 4, टोटल कितना हो गया? 7 किलोमीटर। लेकिन अब मैं तुमसे अगर ये बात पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे निकालेंगे। इनिशियल पॉइंट हमें पता है ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये लाइन होगी, है ना। तो ये क्या पॉइंट होगा? ये जो पॉइंट होगा, ये जो लाइन होगी, यही हमें पता है क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे? देखो ध्यान से। हमें पता है इस वाले ट्राइंगल में ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम ध्यान से देखो, अगर तुम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली लाइन की लेंथ निकल जाएगी, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है किस तरीके से निकालेंगे। इस केस में हमें पता है ये जो लाइन होती है इसका जो स्क्वायर होता है इन दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। समझ आया ना कैसे निकाला? देखो ध्यान से, अगर नहीं आया दोबारा से मैं समझाता हूं। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है ये h होता है, ये p होता है, और ये होता है b। तो h का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। p परपेंडिकुलर क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। b बेस 3 है, 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा? h का स्क्वायर 4 4 का 16, 16 प्लस 9 मतलब 25 हो जाएगा। अगर h स्क्वायर 25 है तो हमें पता है h की वैल्यू क्या होगी? सेम 5 होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। तो देखो ध्यान से, हमें पता है टोटल इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा था? 7 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 किलोमीटर। ठीक है। सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसने सर्कुलर पाथ ट्रेवल करा है, जिसका रेडियस कितना है? 7 मीटर है। एक कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है और वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने समझा था डिस्टेंस कैसे निकलते हैं। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब देखो ध्यान से, इसका इनिशियल पॉइंट क्या था? ए। फाइनल पॉइंट भी क्या है? ए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ? 0, क्योंकि इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा?
0 किलोमीटर। तो देखो शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था कि एक रोहित नाम का लड़का है जो घर से निकलता है और स्कूल की तरफ जाता है और स्कूल से वापस घर की तरफ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा? 3, देन 3 6 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियली हमें पता है वो घर से निकला था, फाइनली भी पता है हमें घर पे पहुंचा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0 किलोमीटर हुआ। गॉट इट? अब ध्यान से देखो, जैसे डिस्टेंस को हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, सेम एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में निकालते हैं, क्योंकि है तो ये भी एक टाइप की लेंथ। तो ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होगी? मीटर होगी। अब इसकी अदर यूनिट क्या होगी वो तुम्हारे को कमेंट में बतानी है, ठीक है? देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डीपली समझने के लिए ना हमारे को स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। अब ये स्केलर क्वांटिटी होती क्या है? देखो हमारे पास बहुत सारी टाइप की क्वांटिटी होती है जो हमारे फिजिक्स को अच्छे से एक्सप्रेस करती है। जैसे टेम्परेचर के बारे में बताता हूं। हमें पता है टेम्परेचर का काम क्या होता है? वो डिग्री ऑफ हॉटनेस बताती है कि आज जो टेम्परेचर है, आज कितना गर्म है, कल कितना ठंडा था। वैल्यू में हमें क्या बताती है? वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और क्लोजनेस बताती है। तो हमें पता है टेम्परेचर का काम क्या होता है। सेम फोर्स का क्या काम होता है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कितना करती है, पुल कितना करती है, कितनी वैल्यू से पुश करती है, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स में। कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से भागा, कितनी धीरे चल रहा है, उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? स्पीड में। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। इस फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी और कुछ होती है वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। अब मैग्नीट्यूड का मतलब जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड का काम होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या पढ़ते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ध्यान से इसका एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? जैसे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो ध्यान से समझना। अगर मैं इस रूम की बात करूं, इस रूम में अभी जो टेम्परेचर है मान लेते हैं 38 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस रूम में 38 डिग्री सेल्सियस है तो अगर मैं इस तरफ जाऊंगा या ऐसे जाऊं या किसी भी डायरेक्शन में चल जाऊं, हमें पता है टेम्परेचर तो 38 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इसका मतलब क्या है? यहां पर टेम्परेचर सिर्फ वैल्यू के बारे में बात करती है, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करती। तो टेम्परेचर क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी हुआ। और बताता हूं एग्जांपल के तौर पे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और जैसे एग्जांपल वॉल्यूम, ये क्या स्केलर क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा डेंसिटी, ये जितने भी मैंने तुम्हारे को एग्जांपल बताए वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और लास्ट बता देता हूं स्पीड। स्पीड भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस भी हो। मतलब वो मैग्नीट्यूड की बात तो करे, साथ के साथ डायरेक्शन की बात करे, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो सबसे पहला मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, याद रखना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी मैं और डीपली समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, बट अभी फिलहाल रखना डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक ऑब्जेक्ट जो है यहां से स्टार्ट होता है, देन वो इस तरीके से जाता है। इसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा था, देन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा था। इससे हमारा आंसर क्या आया था? इसका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। साथ में साथ ये भी देखना होता है ये 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो किस तरफ गया? वो ऐसे की तरफ गया। तो ये जो डायरेक्शंस है उसको हम क्या कहते हैं? और वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वैल्यू नहीं, साथ के साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड होता है, ठीक है? इसके अलावा बताता हूं एग्जांपल फोर्स। जो फोर्स जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? देखो एग्जांपल के तौर पे ये डस्टर है। अगर मैं इस डस्टर पे यहां की तरफ पुश करूं, सामने की तरफ, तो हमें पता है ये मूव आगे की तरफ होगा। अगर मैं इसको दाएं की तरफ पुश करूं तो वो दाएं की तरफ पुश होगा। तो मेरे कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। देखो मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करता ही है, अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, लेकिन वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो फोर्स एक डायरेक्शन मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा बताता हूं वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। गॉट इट? इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आराम से सोच के बताना कि ये जो क्वांटिटी होती है ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर। पहला क्वेश्चन है वर्क और दूसरा है एरिया। और जब तुम एरिया का आंसर पता करोगे ना, तुम शॉक हो जाओगे कि एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऐसे कमेंट में डालना कि वर्क और एरिया कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम काफी डीपली समझने वाले हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहला तो हमें पता है ये एक्चुअली में एक एक्चुअल पाथ होता है ना? ये हमें पता है जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका एक्चुअल पाथ होता है। और ये हमें पता है ये जो पाथ होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का। इसके बाद हमने एक और बात देखी है क्या, कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी।
अच्छा, इसके बारे में ये भी हमें पता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, स्केलर हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैं तुम्हारे को बताता हूं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन से उसने मूव करना स्टार्ट करा, तो अब उसका डिस्टेंस बढ़ता ही रहेगा। अगर पहले 1 मीटर गया, उसके बाद वापस भी आ जाएगा ना 1 मीटर, तो टोटल आगे डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर। तो मतलब डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, 1 + 1 + 1 + ऐसे करके प्लस में ही जाता है। लेकिन ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जो होती है, इट कैन बी पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होता ही है, हो सकता है, मतलब पॉजिटिव के अलावा ये जीरो भी हो सकता है। हमें पता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया भी था, जैसे रोहित वाला एग्जांपल, उसने घर से शुरू करा था, स्कूल गया था, वापस घर पे आ गया था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जीरो। के अलावा वो नेगेटिव भी हो सकता है, मैं इसे अगले टॉपिक में समझाऊंगा। अभी याद रखना, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है कि डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा या तो ज्यादा होगी या तो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कम नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम, इक्वल तो हो सकती है, बट इज लेस देन या इक्वल होगी, ये याद रखना। ठीक है, इसकी वैल्यू या तो कम हो सकती है या तो एग्जैक्टली इक्वल हो सकती है। और कमेंट में बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है, कब कम होता है। जैसे एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया था, जैसे रोहित वाला, रोहित ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा था, 6, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 0। अभी मैंने जब ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बनाया था कि पहले ए से बी गया, बी से सी गया, डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा था, 7, डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 5। एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता हो, इक्वल होता हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है। तो देखो, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। सपोज करो कि अभी हम कहां पर है, इस ओ पॉइंट पे है, और ओ से पहले हम ए की तरफ जाते हैं, जो डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा एक बात बता रहा हूं कि जब हम ओ से ए की तरफ, मतलब राइट हैंड साइड जाएंगे ना, तो इसकी डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट ओ से ए की तरफ गया, देन ए से बी की तरफ गया, जो कि कितना है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। तो अगर मैं तुमसे यहीं पर पूछूं कि इसने टोटल मिला के डिस्टेंस कितने ट्रेवल करा, जब ओ से ए से बी गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 5 + 1 6। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट भी तो ये इतना ही हुआ ना, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, कितना हुआ, 6 किलोमीटर, एग्जैक्टली इक्वल हुआ। तो इतना मतलब समझ में आ गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ मूव करेंगे। गॉट इट। इसके बाद ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट ओ से ए गया, ए से बी गया, देन बी से वापस ओ की तरफ जा रहा, और ओ की तरफ रुकते हुए कहां पर पहुंचा, वो सी की तरफ रुका, जो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर मैं बता देता हूं, पहले वो ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से वापस वो ओ की तरफ गया, देन ओ से सी की तरफ गया। तो अब ध्यान से समझो, अगर मैं तुमसे आप पूछूं कि इसने टोटल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और समझाने से पहले कमेंट में जरूर इसका आंसर बताओ। सबसे पहले इसने ओ से ए गया, मतलब 5, फिर बी गया 6, बी से वापस ए आया है, मतलब टोटल लगे 7 हो गया, देन वापस ओ पे आया, 7 और 5 12, मतलब ओ से बी, बी से वापस ओ आने में टोटल लगे इसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल का, 2 किलोमीटर और आगे गया है वो। टोटल मिला के इसने डिस्टेंस कितना करा है, 14 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि भाई इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट देखते हैं और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, ये, फाइनल क्या है, ये, किसके बीच में इतना, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट 2 है। बट एक बात ध्यान से देखो, हमने इस वाले डायरेक्शन को क्या माना था, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तो ये क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है ये उल्टा जा रहा है वापस। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा, 2 नहीं, -2 किलोमीटर ट्रैवल करा। गॉट इट। इसके बाद हम इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले न्यूमेरिकल्स की बात करें। ध्यान से देखना, पहले ऑब्जेक्ट वही ए से बी की तरफ जाता है, देन बी से सी की तरफ जाता है। इसने सिंपल क्वेश्चन पूछा है पहले कि डिस्टेंस कितना करा, पहले 5 किलोमीटर, देन 4, तो कितना हुआ, 5 + 4 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब देखो, इनिशियल पॉइंट तो ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो ये हुआ। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये h होता है, ये p होता है, ये b होता है। देखो, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² = p² + b²। अब p की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर,
b क्या है 5, 5 का स्क्वायर, सोल्व करोगे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है 16 प्लस 25। इसको और आगे सोल्व करते देखो 6 5 11, एक हाथ से लगाएंगे 3 प्लस 1 4, तो कितना आ जाएगा 41। h स्क्वायर की वैल्यू 41 आ रही, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 41 आई। तो इसका मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ रूट 41, किलोमीटर में है तो किलोमीटर आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत बढ़िया है। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है ए पे है, ए से वो बी की तरफ गया, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। अब ये ए से बी की तरफ कुछ इस तरीके से गया इस कर्व के पार्ट में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला पाथ, एक्चुअल पाथ क्या होगा यहाँ पर। अब हमें पता है ये सर्कल का हाफ पार्ट नजर आ रहा है, सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो पूरा का पूरी लेंथ होती थी, उसका फॉर्मूला क्या होता था 2 पाई आर। सर्कल अगर पूरा है उसकी पूरी की पूरी एक्चुअल जो पाथ निकालते थे हम 2 पाई आर होता था, तो इतने का कितना होगा पूरे का 2 पाई आर, इतने का होगा सिर्फ पाई आर। तो इसका आंसर क्या आएगा पाई मल्टीप्लाई में आर। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू हम यहां पर देखते हैं, आर की वैल्यू क्या नजर आ रही है 14, सोल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा 44 मीटर। गॉट इट। इसके बाद निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इनिशियल पॉइंट इसकी ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं क्या है सर्कल का डायमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू क्या होती है 2 मल्टीप्लाई में आर, मतलब 2 मल्टीप्लाई में 14 इक्वल टू 28 मीटर। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन देखो, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होता है और ए से घूमते घूमते कुछ इस आर्क में घूमते हुए बी पे आता है, देन वापस वो बी से सीधा की सीधा ए की तरफ आता है। अब ऐसे केसेस में डिस्टेंस क्या होगा वो बताना है तुम्हारे को कमेंट में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो तुम्हारे को कमेंट में बताना है। अगर वीडियो समझ में आई, इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, तो ये वीडियो पे लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं स्पीड और वेलोसिटी को काफी डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू।